कि जनता एमएलए और एमपी को चुन रही है। जनता एमएलए और एमपी को चुन रही है। पहले ऐसा होता था, लोग ऐसा मानते थे। अब ईवीएम मशीन चुन रही है। तो वोटर लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। आजकल कोई राजनीतिक दल वोटर को पूछ ही नहीं रहा है। तो ईवीएम मशीन से करवाना है, वोटर को पूछने की क्या जरूरत है। वोटर का जो महत्व ईवीएम के पहले हुआ करता था वो खत्म हो गया। वो ईवीएम के नियंत्रण में आ गया सारा का सारा मामला। और इसलिए जो शासक वर्ग है वो सत्ता में पहुंचने के बाद ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है, ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जैसे फैसले करने के लिए उसको डर लगता था कि पता नहीं चुनाव में जनता क्या कर लेगी। ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है। और इस वजह से ये लोग जो है ईवीएम मशीन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जब हमको ईवीएम मशीन के द्वारा ही चुनकर आना है तो लोगों की चिंता करने की क्या जरूरत है। ये काम हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये 108 साल का संघर्ष फुले शाह अम्बेडकर के द्वारा जो किया गया, उसके बाद संविधान है। फुले शाह अम्बेडकर का जो आंदोलन चला 108 साल, गिनती करो, 108 साल का संघर्ष हुआ। 108 साल का संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार मिला। वोट के अधिकार का क्या मतलब है? हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता। हमारे बहुत सारे लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आती। उधर वोट चलते रहता है, वो हमारा आदमी शाम के 4 बजे तक उसके पास जाओ, अरे वोट करने नहीं गए तो क्या बोलता कि नहीं अभी तक पैसा नहीं आया हमारे पास। 4 बज गए अभी तक नहीं गए कि हाँ जाने वाले हैं, वो राह देख रहे हैं। किसका राह देख रहे हैं? पैसा नहीं आया अभी तक। हमारे पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी है, अरे ये वोट का जो अधिकार है पैसा नहीं आया। तो पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, 3.5% ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.5%। 3.5% वाले लोग अगर ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ ले तो उनका ग्राम पंचायत में 3.5% वोट के आधार पर सदस्य भी चुनकर नहीं आ सकता, तो सरपंच बनने का सवाल ही नहीं है। जो आदमी गांव का सरपंच नहीं बन सकता वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहा है। अब देखो, आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, तो हम कल्पना करते हैं कि क्या सोचा होगा ब्राह्मणों ने, क्या सोचा होगा? अरे ये तो शूद्र आदमी है, ओबीसी का आदमी है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र आदमी है, वर्ण व्यवस्था में हमने इनको अधिकार वंचित किया था, अल्लाह इनको प्रधानमंत्री बनावे, ऐसा सोचा होगा, इसको बनावे। तो उन्होंने सोचा होगा कि इनको बनाने के बाद भी पावर हमारे ही हाथ में रहेगा। हाँ फिर ठीक, ऐसा सोचा होगा बनाते वक्त। अरे इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सारा पावर इसके हाथ में चला जाएगा। जिसको हमने वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया था उसके हाथ में सारा पावर चला जाएगा। तो जो समझदार ब्राह्मण है जिसने सजेशन दिया होगा, अरे ऐसा थोड़ी ना होगा, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का नॉमिनेट कर रहे। नॉमिनेट का मतलब है हम नामधारी ना प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अंग्रेजी का जो नॉमिनेट शब्द है उसका हिंदी में अनुवाद होता है नामधारी प्रधानमंत्री। बाकी नामधारी कैसे? देखो नामधारी कैसे, उन्होंने आपस में सलाह की। नामधारी कैसे कि ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री तो बनाएंगे मगर ओबीसी की गिनती करने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। अच्छा ऐसा होगा? ऐसा होगा।
कुत्ते का गिनती करने का हम अलाउ कर देंगे, बिल्ली का कर देंगे, हाँ करो, जानवरों का हाँ करो, ओबीसी का गिनती नहीं करने का। बाकी सब कुत्ते बिल्ली जानवर सब लोगों का गिनती करो, ओबीसी का गिनती नहीं करते। नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रह चुका है, ओबीसी की गिनती किया? बोला किया तो था, किया तो है ही नहीं, मगर बोला भी नहीं करूंगा, थोड़ा मौका देख के करूंगा, ऐसा भी नहीं बोला। 2 बार 5 साल की टर्म समाप्त हो गई, तीसरी टर्म शुरू हो गई। हो सकता है उसको चौथी बार भी उसी को रिकमेंड कर दे। तो वास्तविक सत्ता आरएसएस के जो ब्राह्मण ग्रुप है उनके नियंत्रण में है, वो फैसले कर रहे हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो फैसला करने का अधिकार हम ऐसा मानते संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के पास है, और प्रधानमंत्री ओबीसी की गिनती करने का फैसला नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? जिसने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया उसके पास पावर, और वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब है? शपथ विधि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी ने लिया, फैसला करने का अधिकार जिन्होंने शपथ नहीं लिया उसी के पास। इसके लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो शपथ विधि लेता है करता है उसके पास पावर है, मगर यहां क्या हो रहा है? फैसला वो आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करना है। तो मोदी वैसा नहीं कर रहे हैं। अब देखो, पहली बार भारत के इतिहास में देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार वो इलाहाबाद में प्रयाग में कुंभ मेला 15,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है नरेंद्र मोदी। 15,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल उठाया, अरे गरीब के लिए कुछ करो, वो बोल रहा है। तो बोलता है ये धर्म विरोधी है। साला ये बड़ा अजीब किस्म का धर्म है जो धर्म सारे इंसानों के विरोध में काम कर रहा है। ये धर्म जो है ये बड़ा अजीब किस्म का मामला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए कितना फायदे का है कि भारत सरकार का, टैक्स पेयर लोगों का, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है। पता है आप लोगों को? गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी सब्जी नहीं खा सकता। नमक खाता है ना, नमक के साथ रोटी, नमक पर टैक्स होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गरीब आदमी भी टैक्स पेयर है। और वो 15,000 करोड़ में सबसे गरीब आदमी का भी पैसा लगा हुआ, जिसपे साला वो वहां कर रहा है, उधर खर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब है ऐसा नरेंद्र मोदी ने जो किया, तो क्या नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किया या उसको प्रधानमंत्री बनाने वालों ने किया? लगता तो नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने किया। वो आरएसएस के लोगों ने फैसला किया और नरेंद्र मोदी को कहा कि टप्पा लगा था। अच्छा, मैं ऐसी बहुत सारी बातें पब्लिक में बोल रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ नरेंद्र मोदी एफआईआर नहीं कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि साली इस मुद्दे पर मैं जेल में चला जाऊं। जेल में जाते जाते जब गांधी जी महान हो गया, हम भी साला थोड़ा सा महान हो जाएंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा हो जाएंगे। मगर हमको कोई जेल में भेज नहीं रहा। उनको डर लग रहा है कि साला जेल में जाते जाते ही गांधी महान हो गया था, ये भी आदमी महान हो जाएगा। अभी आप गांधी जी के पुतले के पास जाके आपने कई बार गांधी जी का पुतला देखा होगा, मगर मेरे कहने पर एक बार नजदीक में जाकर देखो, गांधी जी के पुतले के पास जाकर देखो, गांधी जी के टांगों को देखो, तो आपको पता चलेगा अरे तो सिंगल हड्डी का आदमी है।
ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, मगर मेरे कहने पर एक बार जाके देखो और देखो गांधी जी की टांग, अरे सर सिंगल हड्डी का आदमी है। गांधी जी की टांगे जो है वो डबल हड्डी वाला आदमी नहीं था, सिंगल हड्डी वाला आदमी था। देहात में जो है ना, ये लोग जानते हैं ये काड़ी पहलवान आदमी, टिलटिले आदमी होते देहात में होते, अरे क्या है टिलटिले है। गांव देहात में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, अरे तो लकड़ी पहलवान है, ऐसा भी बोलते। तो गांधी जी ने जो है ये सारा गांधी जी के द्वारा ये सारे लोगों ने करा। तो इस तरीके से मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को जो हक और अधिकार संविधान के द्वारा फुले शाह अम्बेडकर के माध्यम से जो आंदोलन चला, बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट का अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अधिकार हासिल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होता, तो अनुसूचित जाति और जनजाति का सबसे लड़ाकू आदमी चुनकर जाता, पार्लियामेंट में सबसे लड़ाकू आदमी चुनकर जाता। कैसे? शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया था। उसका क्या मीनिंग है? शेड्यूल कास्ट के ही वोटर होंगे और शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट होगा। दूसरे लोगों को वहां पर वोट डालने का भी अधिकार नहीं होगा और वहां चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा। शेड्यूल ट्राइब के आदमी का चुनाव क्षेत्र होगा, शेड्यूल ट्राइब का ही आदमी चुनाव लड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब के ही आदमी को वोट डालने का अधिकार होगा। ये इसको कहते सेपरेट इलेक्टोरेट। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि देखो ये ब्राह्मण धर्मी लोगों ने हमें अनटचेबल बनाया, हमारे साथ अछूतपन का व्यवहार होता है, तो हमें तो कोई वोट देगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा पहले से ही उन्होंने अलग करके रखा। ये देखो कुएं में हमको पानी भरने नहीं देते, तो जब पहले से ही अलग है तो हमारा चुनाव क्षेत्र ही अलग कर दो। तो अंग्रेजों ने मान लिया, क्योंकि सारा फैक्ट जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को दिया था, तो अंग्रेजों ने राज किया, तो अंग्रेज भी जानते थे। जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो गांधी जी ने देखा, अरे ये तो बहुत लड़ाकू किस्म का आदमी चुनकर जाएगा, ये अकेला अम्बेडकर कंट्रोल में नहीं हो रहा है, 131 हो जाएगा अम्बेडकर की तरह लड़ाकू आदमी संसद में जाएगा, तो नेहरू और सरदार पटेल की सरकार तो चलने नहीं देगा। ये सरकार चलने नहीं देगा, ऐसे लड़ाकू किस्म के लोग संसद में जाएंगे, ये सरकार चलने नहीं देंगे। तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, कि तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में गांधी ने उपवास किया कि तुमको ये जो अधिकार अंग्रेजों ने दिया है सेपरेट इलेक्टोरेट का, पीछे ले। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को कहा कि ये तो हमारे हक और अधिकार का मामला है, तुम हमारे हक और अधिकार के विरोध में उपवास कर रहे हो, मैं जान की बाजी लगा दूंगा, जान दे दूंगा, इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा। गांधी जी का कहना था इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को कहा, अब ये रोटी बेटी का व्यवहार करते हो? है? गांधी जी को पूछा, रोटी का और बेटी का व्यवहार करते हो? नहीं। तो पहले से ही अलग है ना भाई, अलग कर रहे हो। अरे तो पहले से ही अलग है, रोटी बेटी का व्यवहार तो कर नहीं रहे हो। जब पहले से ही अलग है तो हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हो कि ये आप अलग कर रहे हो? क्योंकि रोटी बेटी का व्यवहार तो कर नहीं रहे हो, तो अलग ही है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने यह साबित कर दिया, तो गांधी जी की बात को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने नहीं माना और 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू कर दिया। तब गांधी जी ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया। तो जबरदस्ती हमारे अधिकार छीना।
गांधी जी को लोग महात्मा कहते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया भी जो लोग कहते हैं गांधी जी को महात्मा कहते हैं, ये तो हक और अधिकार। ज्यादातर गांधी जी को महात्मा कौन कहते हैं? गांधी जी को महात्मा ओबीसी के लोग कहते, ब्राह्मण नहीं कहता, ओबीसी के लोग गांधी जी को महात्मा कहते हैं। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार गांधी जी ने जब उपवास किया तो ओबीसी के लोगों ने एससी एसटी को जो अधिकार मिला था गांधी जी का समर्थन किया, और उसके समर्थन की वजह से ये सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार समाप्त हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता और सेपरेट इलेक्टेड लागू हो गया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला संविधान में ही लिखते थे, 1950 में ही लागू हो जाता। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों को सेपरेट इलेक्टेड अगर लागू हो गया होता तो ओबीसी की गिनती करने का फैसला 1950 में ही हो गया होता, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के समर्थन से हो गया होता। जैसे ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकार को सेपरेट इलेक्टेड के अधिकार से वंचित कर दिया तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मामला अभी तक हुआ नहीं, अभी तक नहीं हो रहा है। क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के जॉइंट इलेक्टेड में जो एमएलए और एमपी चुनकर जा रहे हैं वो बीजेपी के चुनकर जा रहे हैं, कांग्रेस के चुनकर जा रहे हैं। हमारे लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं मगर चुनकर जा रहे हैं। 78 एमपी चुनकर गए, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के 131 में 78 एमपी चुनकर गए बीजेपी के, और हमारे लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो कैसे चुनकर गए? जॉइंट इलेक्टेड की वजह से चुनकर गए। यानी जॉइंट इलेक्टेड सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया कांग्रेस को, और जब सत्ता बीजेपी की आई तो बीजेपी को पहुंचाया। इसका मतलब है गांधी जी ने केवल कांग्रेस के लिए मदद करने का काम नहीं किया, गांधी जी ने बीजेपी को भी मदद करने का काम किया। इसका मतलब यह है कांग्रेस के फायदा पहुंचने का मतलब है ब्राह्मण राज को गांधी जी ने फायदा पहुंचाया, बीजेपी के भी ब्राह्मण राज को गांधी जी ने फायदा पहुंचाया। बीजेपी के ब्राह्मण राज को फायदा पहुंचाने की वजह से, कांग्रेस के ब्राह्मण राज को फायदा पहुंचाने की वजह से ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही। ये तो गांधी जी की वजह से हो गए। यानी आज ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है उसके लिए तो गांधी जी जिम्मेदार है। अगर सेपरेट इलेक्टेड लागू हो गया होता तो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के होते तो 1950 को संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखा उसी दौरान ओबीसी की अधिकार का मामला लागू हो गया होता। तो ये बात ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं। इसलिए ये जो परिस्थितियां है ये परिस्थितियां बदलना होगा। मैं ऐसा मानता हूं ये जो जॉइंट इलेक्टेड है ये तो ईवीएम मशीन से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो कानून बनाकर ऐसा किया, ईवीएम आने के पहले ऐसा किया, 1932 को ऐसा किया। ईवीएम मशीन अभी आया मगर ये तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पहले से लागू है। मगर अभी जो ईवीएम आया ये केवल एससी एसटी के विरोध में नहीं है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के विरोध में। तो इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट इलेक्टेड लागू करने के लिए ओबीसी के लोगों ने गांधी और कांग्रेस को मदद किया, आज वो जॉइंट इलेक्टेड ओबीसी के विरोध में जा रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस के लोग फैसला लेते हैं, जो बीजेपी के ब्राह्मण फैसला लेते हैं, कांग्रेस के ब्राह्मण फैसला लेते हैं, तो एससी एसटी के 131 मेंबर पार्लियामेंट को पूछते ही नहीं है। मानकर चलते हैं कि जो हम फैसला करेंगे उनको मानना है।
तो इसलिए साथियों, हम लोगों को आने वाले समय में ये जो व्यवस्था उन्होंने बनाई, आज़ादी में व्यवस्था, तो ये प्रमाणित हो गया ये आज़ादी ही हमारी नहीं है। क्योंकि आज़ादी तो तब मानी जाएगी जब आज़ादी के अधिकार हो। हमारे पास तो आज़ादी के अधिकार नहीं। अरे हमारा मेंबर पार्लियामेंट जो 15 लाख वोट से चुनकर जाता है, उसको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं है। हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जा रहा 15 लाख वाला, 20 लाख वाला, 25 लाख वाला, उसको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं है। जब उसको बोलने का अधिकार नहीं है तो हमारे पास कहां से है? हमारे पास कहां से आएगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आजादी हमारी आजादी नहीं है। तो भाई कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, ये सारी सबूतों के आधार पर बता रहा हूं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आने वाले समय में जो सबसे अहम काम करना है, वो अहम काम ये है कि ये जो बूथ लेवल का जो काम है, तमाम बदलाव करना होगा। ये सारी चीजों में परिवर्तन लाना होगा। ये सारी चीजों में परिवर्तन लाने की ताकत कहाँ से आएगी? संगठित शक्ति में आएगी। तो 15 लाख बूथों पर और 2 करोड़ सामाजिक समूहों के संगठन पर हम लोगों को निर्माण करना होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले बूथ लेवल का संगठन और बूथ के नीचे सामाजिक समूहों का संगठन, 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन जब हम बनाएंगे तो संगठित शक्ति का निर्माण होगा। और संगठित शक्ति का निर्माण होगा तो इस संगठित शक्ति के बल पर जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। अभी हम लोगों को बीमारी मालूम हो गई है, बीमारी का कारण मालूम हो गया है, बीमारी को कैसे हटाना है उसका तरीका मालूम हो गया है। तरीके पर अमल करने की केवल जरूरत है और तरीका बनाना जरूरी है। अगर ये इतना बड़ा संगठन जो हम बना सकते, मैंने अकेले ने ही 625 जिलों का और 3000 से ज़्यादा जातियों का संगठन बनाया, तो ये बूथ लेवल का और बूथ के नीचे सामाजिक समूहों का संगठन बनाने का मामला है। और आपको ये इतना सारा करना नहीं है, आपको केवल अपने जिले का करना है। सारे देश का करना मोहम्मद मेश्राम की जिम्मेदारी है। आपको केवल अपने जिले का करना है। और जिले में भी कैसे करना है? आपको तहसीलों के लोगों की मदद लेकर तहसीलों का करना है। तहसील के